नमस्कार दोस्तों, त्रिनेत्र चैनल से नीरज मिश्रा नमस्कार। आज हम शेखपुर अडगवां में उपस्थित हैं, जो अरविंद प्रताप सिंह जी के यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ के प्रधान आलोक सिंह शेखपुर अडगवां के, उनके यहाँ हम उपस्थित हैं। और यहाँ पर आगमन हुआ है जिला महोदय श्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी का, और उनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे आने का उनका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, वो तमाम चीज़ें हम उनसे बात करेंगे। तो सीधा हम ले चलते हैं आपको जिला अधिकारी महोदय जी के पास, और हम 2 मिनट के लिए, और हम अभी अरविंद प्रताप सिंह जी के पास हैं, जो शेखपुर अडगवां के निवासी हैं। और इन्होंने केला की खेती जो किया है, बहुत ही अच्छा खेती है, बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छा खेती किया है, बहुत ही सराहनीय खेती है। तो इसके बारे में हम इनसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि इन्होंने क्या किया है, कि जो स्वयं जिला अधिकारी महोदय जी स्वयं देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले चाचा आप अपना परिचय दीजिए। मैं ये अरविंद प्रताप सिंह, और मैं इससे पहले राजकीय सेवा में था। अभी 1 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर ये खेती शुरू किया हूँ। अभी प्रथम वर्ष है जी। और इसमें अब की बार थोड़ा सा हम लोगों को अभी जानकारी उतनी नहीं थी जी। तो जो कुछ भी रहा हम लोगों ने किया है जी। और भविष्य में हम लोग अपने पास ये हमारे ये असलम भाई ये खड़े हैं जी। तो ये इन लोगों ने हमको जो गाइड किया है उसके अनुसार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हुई है कि फसल के पेड़ टूट रहे हैं। अच्छा। तो कुछ गर्मी के बताया जा रहा है, गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से है। लेकिन हम लोग अब इसको देखेंगे कि अगली बार से ये कमियां न रहें, और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसे अच्छे और पैमाने पर किया जाए। धन्यवाद। आइए हम चलते हैं जिला अधिकारी महोदय जी के पास और उनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर आने का उनका उद्देश्य क्या है। सर, सबसे पहले आप परिचय अपना बताइए हमारे त्रिनेत्र चैनल टीम को। जब आप बता ही दिए कि जिलाधिकारी से मिलते हैं, एक बार अपने मुँह से बता दीजिए। डीएम प्रतापगढ़। देखिए, गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि सामान्यतः गेहूं चावल से जितना प्रोडक्शन मिलता है, जितना किसान को लाभ होता है, उसकी तुलना में अगर औद्यानिक खेती करें, उद्यान से संबंधित, जैसे मशरूम की खेती हुआ, केले की खेती है, फूलों की खेती है, और ये स्ट्रॉबेरी की खेती है, आजकल ड्राई फ्रूट्स की खेती है। तो इसमें ड्रैगन बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय, ड्रैगन फ्रूट्स का खेती है। तो इसमें आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जो है गेहूं चावल में 1 लाख का प्रोडक्ट, उसकी जो शुद्ध इनकम है अपने खाने के बाद जो सेल करता है, उसकी तुलना में अगर वो उद्यान में जाए तो ये 10 गुना करीब बढ़ जाती है। 10 लाख 12 लाख पर हेक्टेयर इसका प्रोडक्ट मिलता है। तो उसके संदर्भ में जो कुछ अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो मैं देखने निकला था। 2-4 जगह देखा मैंने, और लोगों को ये मोटिवेट किया है इस बात के लिए कि जब चूँकि ग्रुप खेती जब होती है तो उसमें फिर सेल करने का पॉइंट जो कॉस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। स्वयं मंडी वाले आते हैं और वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। अब अगर एक किसान मान लीजिए 2 कुंटल केवल केला पैदा किया, तो उसको लेने मंडी से नहीं आएगा, तो इनको वो केला खुद अपने टेम्पो से लेके जाके मंडी में बेचना पड़ेगा। वो कास्ट जो है अलग से बियर करनी पड़ती है। जब एक ग्रुप खेती हो, 4, 5, 10 लोग एक ही तरह की खेती करते हैं, जैसे फिशरी है, फिशरी में अगर करेंगे मछली की खेती, तो मंडी से मछली वाला स्वयं ट्रक लेके आ जाएगा, यहाँ जाल डालेगा, ले जाएगा, तो ये कास्ट किसान का बच जाता है। अच्छा। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई चीज़ करो थोड़ा ग्रुप में करो। थोड़ा 10-20 हेक्टेयर की खेती हो तो आपकी ये कॉस्ट काफ़ी बच जाती है, जो सेल करने वाली, क्योंकि पैदा कर लिया और सेल नहीं हुआ तो फिर उसको वही दिक्कत आती है कि फिर वो हतोत्साहित होता है कि साहब प्रोडक्शन इतना किया, कोई सेल नहीं, या सेल नहीं हुआ तो मार्केट गिर गया, रेट कम पे बेचना पड़ा उसको। तो ये हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं, इसकी कार्यशाला चलाते हैं। उद्यान की अलग चलती है, कृषि की अलग चलती है, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं, वहाँ पे हम लोग किसानों को मोटिवेट करते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो बताइए, अदरवाइज ग्रुप में खेती करिए। जैसे महिला समूह हैं, तो इस समय महिला समूह जो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट जैसे अचार इत्यादि जो पारंपरिक रूप से वो बनाती हैं, इसके अलावा वो खेती की तरफ आ रही हैं। 4, 5, 10 लोगों का खेत उन्होंने किराए पे या अधिया पे ले लिया और उसमें फूलों की खेती किया, उसमें बागवानी किया, इससे उनको खूब आय हो रही है। तो सर, आपका जो क्षेत्र में आने का उद्देश्य है वो यही है जो आपने बताया, और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और सर, आखिरी सवाल, हमारा एक सवाल और है कि सर, ये जो आवारा पशु हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या रणनीति चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ गौशालाएँ जगह जगह खुली हुई हैं हर ब्लॉक में, और कोशिश यही रहती है कि सारे गाय वहाँ पे ले जा कर के जो
बेसहारा निराश्रित हैं। लेकिन कतिपय कुछ लोग जो इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं कि जो उनकी खुद की पाली हुई गाय है, जब तक दूध दे रही है तब तक तो वो रखते हैं, और जैसे ही वो दूध देना बंद करते हैं उसको हाँक के उसे बेसहारा दिखा देते हैं, जबकि वो बेसहारा नहीं होती। तो हर ब्लॉक में हमारे यहाँ लगभग 14,000 पशु हमारे गौशालाओं में हैं, जिनका संरक्षण खान पान सब किया जा रहा है। और कहीं भी दिखती हैं तो अभी भी, जैसे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा अपने मोबाइल में, जहां उसको कैच करके फिर भेजा जाता है। लेकिन अभी हैं सड़क पे, इससे बहुत इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनको भी बीडीओज़ को ये निर्देश है कि बड़े बड़े हमारे अभी 4 गौशालाएँ बनने हैं, उनका केंद्र सरकार से, भारत सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से हमें बजट लगभग मिल गया है। वो लखनऊ से संस्था तय हो रही। लेकिन हमने ये कहा है कि आप बहुत बड़े की जगह छोटे छोटे, हर ग्राम सभा अगर अपना एक गौशाला कर ले, एक शेड का कर ले, तो उसमें कम से कम 50 पशु आ जाते हैं। तो 50 पशु मैनेजेबल भी होते हैं। एक ग्राम प्रधान उसको आसानी से खिला सकता है, मैनेज कर सकता है। बहुत बड़ा हम लोग खोल देते हैं तो प्रधान इससे थोड़ा पलायन करने लगते हैं कि हम 500 पशु कैसे रखेंगे। तो मैंने इसकी थोड़ी सी पहल की है यहाँ पे कि बहुत बड़े गौशाला बने, वो अलग बात है, लेकिन साथ में छोटे छोटे गौशाला भी बनेंगे तो वो आएगा रिजल्ट सामने। मैंने शुरुआत की है तो 5-6 महीना में आपको वो रिजल्ट दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़मीनी स्तर पर जिला महोदय जी का क्षेत्र में आना बहुत ही गर्व की बात है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी के साथ त्रिनेत्र चैनल से नीरज मिश्रा, नमस्कार।